हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 8 एटम न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताऊं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो आप जानते हैं उसका लगातार डिके या डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। उसमें से 3 तरह की रेज निकलती हैं, ये ऑब्ज़र्व किया गया था। एक अल्फ़ा रे, दूसरी बीटा रे, एक गामा रे। बाद पता लगा कि अल्फ़ा रे नहीं है, एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, बीटा भी पार्टिकल हैं और जो गामा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है पॉजिटिव, बाद में देखा गया, पता लगा कि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। बीटा पार्टिकल जो होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, और होता है गामा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हुआ करते हैं। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास है वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम मतलब 2He4 उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऑफ 2He4 ये है अल्फ़ा पार्टिकल, ये है न्यूक्लियस ऑफ 2He4। तो जो उसका न्यूक्लियस होगा, आप देख रहे हैं कि इस पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अलग हो चुके होंगे। तो इस पर जो चार्ज होगा, इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +2E। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका डबल, लेकिन नेचर में पॉजिटिव, और जो मास होगा वो होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये इसका मास होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर आप सोचें कि अल्फा पार्टिकल मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप ये बात नोट कर लीजिए कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एट ए टाइम कोई भी एक अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट से या तो अल्फा पार्टिकल मिलता है या बीटा मिलता है, और गामा दोनों के साथ मिलती हैं, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी। जैसे कि रेडियो एक्टिव पोलोनियम है या रेडियो एक्टिव बिस्मथ है तो ये अल्फा एमीटर होते हैं। अगर हम लोग रेडियो एक्टिव पोलोनियम या रेडियो एक्टिव बिस्मथ से देखेंगे तो उससे फास्ट मूविंग यानी हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे होंगे। अगर हम लोग उसको एक बीम की फॉर्म में फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं, ये किया रदरफोर्ड ने। ये जो आइडिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, ये था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने ये काम किया कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उससे मिलने वाले एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को नाइनटीन 1906 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को वैक्यूम में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला तो देखा कि बिल्कुल शार्प इमेजेस उसकी मिलती हैं। और अगर हम लोग उसको जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि शार्प सिंटिलेशंस मिलते हैं, उसके शार्प पॉइंट्स मिलते हैं। आप उसको आराम से काउंट कर सकते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड यहाँ पर आके गिर रहे हैं इस स्क्रीन पर, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये काम किया कि बीच में अगर एक फॉइल रख दी, एक मेटलिक फॉइल, तो जो इमेजेस थी वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, और रदरफोर्ड इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब रदरफोर्ड इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन स्टडी इनकी चलती रही, और उन्हीं के सजेशन पर उनके 2 एसोसिएट्स थे। 1911 में H. गेजर और E. मार्सन, ये 2 थे। रदरफोर्ड के सजेशन पर इनके 2 एसोसिएट्स थे, इन दोनों ने, गेजर और मार्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ कि क्या सेटअप था, किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बना रहा हूँ। ये था कि ये एक वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है भाई, ये एक वैक्यूम चैम्बर है और इस वैक्यूम चैम्बर में एक लेड की एक कैविटी है और यहाँ पर रखा है रेडियो एक्टिव सैंपल, जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। ओके, ये है। और यहाँ पर एक कोलीमीटर लगा हुआ है, एक स्लिट की फॉर्म में ये लगा है कोलीमीटर, जिससे जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो एक नैरो बीम की फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे। उसके आगे जब यहाँ से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, फिर उसके आगे रखी हुई है एक गोल्ड फॉइल, ये रखी है एक गोल्ड फॉइल। यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे और इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे तो उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी और स्कैटरिंग के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से चलेंगे अल्फा पार्टिकल, सपोज ये चलते हैं अल्फा पार्टिकल ये, और यहाँ जाने के बाद उनकी स्कैटरिंग हो जाया करती है। जब उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी इस गोल्ड फॉइल से, ज़रूरी नहीं कि इतनी ज़्यादा बड़ी ली जाए, छोटी ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत ही कम पोर्शन पर पहुंच पाएंगे अल्फा पार्टिकल। और जब उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी तो उनकी इमेजेस को या उनके सिंटिलेशंस हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन होगी जिंक सल्फाइड की और एक लगा होगा माइक्रोस्कोप, ये लगा होगा। ठीक है, ये लगा होगा। तो इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपके सामने है। ठीक है, देखिए ये जो है ये एक वैक्यूम चैम्बर है, ये लेड ब्लॉक है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये है, ये है, ये कोलीमीटर, ये है गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यह है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और यह है माइक्रोस्कोप। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप इसको स्लिट भी कह सकते हैं, ये एक पतली स्लिट है। आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर पहली बात ये कि एक वैक्यूम चैम्बर लिया हुआ है। वैक्यूम चैम्बर इसलिए लिया हुआ है जिससे कि यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ना हो, क्योंकि अगर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो यहाँ से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, उनके कोलिजन्स एयर मॉलिक्यूल से हो जाएंगे।
उनका आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते, हमारा एम ये नहीं है। हम लोग तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर की बात देखना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए एक वैक्यूम चैम्बर लिया हुआ है। अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक रेडिएटिव सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को रखते हैं एक लेड ब्लॉक में, ठीक है। एक लेड की कैविटी होती है यहाँ पर, उसमें रख देते हैं एक रेडिएटिव सैंपल, जैसे पोलोनियम वगैरह रख देते हैं, और उससे निकलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। उन अल्फ़ा पार्टिकल को एक बीम की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कोलीमेटर, एक स्लिट लगा देते हैं। यहाँ से फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल इस स्लिट से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल लगी होती है। गोल्ड फॉयल जो होती है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। इसकी थिकनेस 2.1 10⁻⁷ मीटर इसकी थिकनेस है, ये बहुत ही कम होती है। 2.1 10⁻⁷ मीटर ये इसकी थिकनेस होती है। इतनी कम थिकनेस केवल गोल्ड फॉयल की हो सकती है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। और आप देखिए कि उससे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इसकी थिकनेस में ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा गोल्ड के एटम्स यहाँ पर आ जाएं। बहुत ही थिन फॉयल होती है। तो जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल पहुँचते हैं तो उनकी स्कैटरिंग हो जाया करती है, और वो यहाँ पर पहुंचकर सिंटिलेशन या टिनी फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम लोग उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं। रोटेटिंग माइक्रोस्कोप होता है, साथ में ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन घूमती रहती है। तो किस जगह पर मिनट कितने सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने अल्फ़ा पार्टिकल अगर टकरा रहे हैं, कितने एंगल पर, इसको हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ये पर्पज़ होता है यहाँ पर इसका, इस माइक्रोस्कोप का और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का। अब देखिए हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं, पहली बात ये कि मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स ये नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स में। दूसरी बात ये कि वन अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम 10,000 में से केवल एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री या ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होता है, और बहुत ही रेयर 180 डिग्री पर, यानी अपने पाथ पर वापस हो जाया करता है कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल। ऐसा रेयरली होता है, ओकेजनली होता है। ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो जो यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिए गए गेजर और मार्टसन ने, तो इस बेस पर पहले एक ग्राफ प्लॉट किया गया। आप देखिए जो ग्राफ है, डिफरेंट एंगल पर जो डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनके नंबर और एंगल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। वो ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ। ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ये तो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा, और ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, यह एन सफिक्स थीटा, यानी थीटा एंगल पर, यहाँ पर से थीटा एंगल पर कितने पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं।
तो ये ग्राफ ऐसे आता है। इस तरह ग्राफ मिलता है हम लोगों को। आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल एंगल पर आप देख रहे हैं कि ये 0 इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल एंगल है उस पर बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग बढ़ रहे हैं 90 डिग्री से आगे, तो वैसे वैसे बहुत ही कम नंबर है उस एंगल पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल का। इस ग्राफ से ये कंक्लूजन निकलता है कि थीटा एंगल पर जो स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल थे पर मिनट समझ लीजिए, तो उसका जो नंबर है n सफिक्स थीटा वो एंगल पर किस तरह डिपेंड करता है। n सफिक्स थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4। ये रिलेशन इस ग्राफ से निकल के आता है। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है इस पर, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब जो ये ग्राफ है इससे ही पता लग रहा है आप लोगों को कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका कितना डिफ्लेक्शन है, 0, नो डेविएशन, 0 डिफ्लेक्शन। और आप देखिए 90 से ऊपर 8000 या 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो होगा वो इतने ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा। और अगर आप लोग चलेंगे आगे तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री पर जहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है बहुत ही रेयर कोई अल्फा पार्टिकल होगा जो अपने ही पाथ पर वापस लौट के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग ये देखें कि ये एक एटम की हम लोग बात करें कि ये गोल्ड फॉइल में गोल्ड का एक एटम है सपोज, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है। ऑब्जर्वेशन ये है भाई कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये निकल रहे हैं। बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले जा रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ही कम एंगल से अपने पास से डेविएट हो रहे हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये है, और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो अपने ही पाथ में वापस लौट के जा रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स आपने यहाँ से इनकी स्कैटरिंग कराई है, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके सामने हैं कि आप देखिए ये अल्फा पार्टिकल, ये वाले जो 1 2 ओके, या 1 2 इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि जब थोड़ा पास आए जैसे 3, ये 3, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम एंगल से डेविएट हो गए हैं अपने पाथ से। जब हम लोग आते हैं 4 इनके पास आते हैं तो आप देखिए 90 से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए हैं। और आप देखिए 5 टाइप का बहुत ही रेयर कोई एक आध अल्फा पार्टिकल है जिसका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पर हो गया हो। तो इस तरह से
डिफ्लेक्शन हमें नज़र आते हैं। ये अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन था उसके बेस पर मैंने ये ड्रॉ किया है। जो कंक्लूजन निकल के आता है इस बेस पर, आप देखिए कि मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं या तो बिना डेविएशन के पास हो रहे हैं या बहुत ही कम एंगल पर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जो भी एटॉम हैं, जो भी गोल्ड फॉयल यहाँ पर रही होगी उसमें गोल्ड के एटम रहे होंगे। तो मोस्टली जो पार्ट है एटम का वो कैसा है, वो हॉलो है। इस वजह से मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाया करते हैं। फिर जैसे से वो हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो डेविएशन है वो बढ़ रहा है और पास आ रहे हैं तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन वाली पोजीशन नज़र आ रही है कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, वापस उसी पाथ पर वापस लौट जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस 2e चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है इसके सेंटर पर, इस एटम के सेंटर पर, जो पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर रही है। जब हम लोग टुवर्ड द सेंटर आ रहे हैं तो आप देखिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जब दूर है तो उतना डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जितना भी जो भी एटम है उस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और उसका आलमोस्ट मास जो है वो एक बहुत ही छोटी सी जगह में सेंटर्ड होता है। ये इस पर ही पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास होता है और इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, एटम का मोस्टली मास और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर सेंटर्ड होता है। ये इससे कंक्लूजन निकल के आता है जो पोजीशन आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन की उससे। और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर बाकी जगह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात बताई रदरफोर्ड ने। तो ये जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये तो एटम है और ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग पूरे टोटल पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रल मान लें तो आप समझ पा रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो अल्फा पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ये लाइक चार्ज हो गया, जब बहुत दूर है तो बहुत ही कम कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी डिफ्लेक्शन के या बहुत ही कम डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं। जब हम लोग पास आते हैं तो आप देखिए कि जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो कम होती है और डिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए एंगल ऑफ रिपल्शन बढ़ जाया करता है। जब बिल्कुल ही सामने आ जाते हैं न्यूक्लियस के हेड ऑन कोलिजन होता है अल्फा पार्टिकल का, तो आप देखिए कि यहाँ पर से जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पहुँचती है और वो इस अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाया करती है और इसलिए यहाँ पर पहुँचकर जो न्यूक्लियस के पास ये जो पहुँचा अल्फा पार्टिकल ये रुक जाता है और उस वक्त कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाया करती है और ये अल्फा पार्टिकल जो होता है अपने पाथ पर वापस लौट जाया करता है। अगर गोल्ड फॉयल की जगह अलग किसी मेटल की फॉयल ले ली जाए, रदरफोर्ड ने बहुत सारे मेटल्स की फॉयल के साथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट मेटल की फॉयल्स के साथ जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थे वो अलग अलग मिलते हैं। इससे बात प्रूव हो जाया करती है कि जो न्यूक्लियस होते हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए उन पर पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हुआ करता है और इसी वजह से जब चार्ज अलग होगा तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि कूलम्बियन फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी चेंज हो जाएगा। ये बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इससे हम लोगों को पता चलती है। इसी पर बेस्ड एक आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
या न्यूक्लियर साइज। क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल आया ये यहाँ तक आया और वापस लौट गया। तो अगर आप देखें तो सेंटर, इस न्यूक्लियस का जो सेंटर था ये था सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल पास तक आया, यहाँ तक आया। तो इसका मतलब ये हुआ इसको टच करके लौट गया। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। कैसे इसको बताएंगे आप समझिए। आप देखिए, मैं इसकी फिगर अलग से बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ओके। ये है न्यूक्लियस और हेड्रोजन कोलिजन हो रहा है अल्फा पार्टिकल का। इस तरह कोलिजन हो रहा है कि आप यहाँ से भेज रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल को, ये भेजा आपने अल्फा पार्टिकल को। अगर उसकी एनर्जी कम है, उसकी स्पीड कम है तो एनर्जी कम होगी। तो जब आपने यहाँ से भेजा अल्फा पार्टिकल को तो यहाँ पर ये गया और यहाँ पर पहुँच के इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इस न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये वापस अपने पाथ पर लौट आया। ये हुआ। आप ये ध्यान रखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है E, स्मॉल e, और अगर इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है Z, तो इस पर जो चार्ज हो गया कितना हो गया? प्लस ZE। ये तो चार्ज हो गया। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है ये कितना होता है? प्लस 2E ये होता है, ओके। तो जब अल्फा पार्टिकल इस तरफ आएगा तो जो न्यूक्लियस है ये इसको रिपेल करेगा और ये इसके रिपल्शन वजह से चला जाएगा। अगर आप लोग इसकी और एनर्जी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा देंगे, तो ये इसके और पास आएगा और फिर यहाँ पर आके इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी और फिर यहाँ पर आके ये यहाँ से वापस लौट जाएगा। फिर आप लोग एनर्जी और बढ़ा देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो ये और इसके पास आएगा और फिर यहाँ पर आके फिर ये वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम तब तक नोट करते हैं कि जब तक अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है और वापस लौट जाता है। तो जितना मैक्सिमम पास पहुंच सकता है इसके, ये होती है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए कि जो पार्टिकल आपने भेजा है यहाँ से, इसका मास है m। सपोज जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को आप मान लीजिए कि ये है Q1 और जो चार्ज न्यूक्लियस पर है ये चार्ज सपोज Q2 है। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी? न्यूक्लियस की और अल्फा पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अल्फा पार्टिकल की? होगी हाफ, या मान लीजिए के ही है, के अल्फा मान लीजिए। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है R0 डिस्टेंस पर, कौन सी डिस्टेंस पर? एट R0। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये हो जाएगा R0। तो यहाँ से R0 निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आएगा R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2
अपॉन के सफिक्स अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर दिए Q1 Q2 की, तो R नॉट इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, ये है 2E, Q2 है ZE अपॉन के सफिक्स अल्फ़ा, तो R नॉट इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE स्क्वायर अपॉन के सफिक्स अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ओके, या आप जानते हैं कि के सफिक्स अल्फ़ा कितना होगा, अगर मास है m सफिक्स अल्फ़ा, वेलोसिटी v सफिक्स अल्फ़ा, जहाँ से आपने भेजा है, तो हो जाएगा R नॉट इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ZE स्क्वायर अपॉन हाफ m सफिक्स अल्फ़ा इंटू v सफिक्स अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करने वाली बात है, खाली ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं जनरली, तो ये निकल के आता है अल्फ़ा पार्टिकल केस में। अगर जो स्कैटरिंग की जा रही है, अगर यहाँ से हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल की जगह पर भेजें प्रोटॉन, आप लिखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन्स, तब क्या होगा, नोट करके लिख देते हैं, नोट। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पर चार्ज है +2e और उनका होता है +e। मास इनका होता है m अल्फ़ा, उनका होता है मास ऑफ प्रोटॉन m सफिक्स p। ये आप जानते हैं, जो मास होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 टाइम्स होगा और चार्ज हाफ होगा। तब उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो तो नहीं रहेगी, जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस वो तो वही रहेगा, लेकिन उसके टर्म में हम लोग R नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप समझिए इस बात को, आप लिखेंगे कि इफ़ protons are used for scattering, तब क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट R नॉट। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन R नॉट। तो के सफिक्स p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोटॉन चार्ज कितना होता है, e होता है, प्लस का e, और ये होता है ZE स्क्वायर, और अपॉन R नॉट कितना होगा, R नॉट। तो यहाँ से R नॉट आप लिख लोगे तो R नॉट हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब 2 नहीं आएगा, ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। या लिख सकते हो आप R नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, और जब लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन हो जाएगा हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों बातों पर, इसलिए बता दिया है मैंने आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें आप लोग पढ़िएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो इन्हीं पर बेस्ड होगी, और जब आप समझ लेंगे इन सब बातों को तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो आज के इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।